बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 7 एंजाइम्स की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालों के हमने सही जवाब सिलेक्ट करने हैं। तो पहला है प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स हैं या मोस्ट पार्ट उनका जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं। तो प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स, तमाम एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलके बने हुए हैं ऑल एंजाइम्स, जबकि तमाम प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं हैं। हाँ जी, करेक्ट आंसर इसका बी है। नंबर 2 पे है विच बेस्ट डिफाइंस एन एंजाइम। एक एंजाइम को बेस्ट कौन डिफाइन कर रहा है। ए केमिकल डेट ब्रेक्स डाउन द फूड, ठीक है, ये नहीं है, गलत। ए हार्मोन, ये हार्मोन्स भी नहीं होते। ये प्रोटीन है डेट स्पीड्स अप द रिएक्शन, जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। दूसरे ऑप्शन का कि ऐसी प्रोटीन जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करें वो एंजाइम्स की डेफिनेशन होती है, वो एंजाइम को डिफाइन कर रही है ये स्टेटमेंट। जबकि फूड की ब्रेकडाउन के लिए जो केमिकल्स आएंगे उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जबकि हार्मोन्स हैं ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं। बट एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव प्रोटीन्स हैं और एक ही काम है उनका स्पीड अप करना, रिएक्शन को स्पीड अप, चाहे वो ब्रेकडाउन का है, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो सकता है मेटाबॉलिज्म का। तो ए मॉलिक्यूल डेट स्टोर्स एनर्जी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। जो रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे वही प्रोटीन सिर्फ एंजाइम्स कहलाती हैं। हाँ जी, नंबर 3 पे है व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है इफ एंजाइम इज एक्सपोज्ड, अगर एंजाइम को एक्सपोज कर दिया जाए या रख दिया जाए टू टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर में डेट इज़ हायर, जो कि बहुत ज़्यादा ही होगा, देन इट्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, जो उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा के टेम्परेचर में अगर उस इन्वायरमेंट में एंजाइम को रखा जाए तो क्या होगा एंजाइम्स के साथ। तो एंजाइम एक्टिविटी रेट विल बी इंक्रीज। तो एंजाइम का जो रेट है अगर हम ग्राफिकली देखें, अगर टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफिकली देखें तो टेम्परेचर जो होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब जब टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमने समझो ये लाइन शो करी है कि यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, तो ये लाइन शो करेगी कि ये यहाँ पे रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये लाइन शो कर रही है अब ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि रेट बढ़ रहा है। अब एंजाइम का रेट बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक पॉइंट तक ही बढ़ता है। अगर फिर भी उस पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर करते जाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब ये नीचे की लाइन शो कर रही है कि रेट गिरना शुरू हो गया है, यानी रिएक्शन का जो रेट है, एंजाइम एक्शन है, वो क्या हो रहा है, उसकी एक्टिविटी लो हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस पॉइंट से अबव बनेगा, जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे अबव अगर तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी लो होगी। तो एंजाइम एक्टिविटी रेट विल बी इंक्रीज, ये बात गलत है। हायर करते जाएंगे टेम्परेचर को ऑप्टिमल टेम्परेचर से भी ज़्यादा, तो एंजाइम की एक्टिविटी का रेट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि फॉल्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंजाइम शेप विल चेंज पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। एंजाइम विल स्पीड अप द रिएक्शन एंड रिमेन स्टेबल। एंजाइम विल बिकम अ सबस्ट्रेट इटसेल्फ। तो सारी बातें गलत हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है कि एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो सकती है। जब टेम्परेचर चेंज होगा एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। एक पॉइंट है, एक हद तक तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन उस हद के बाद एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, उनकी शक्ल में तब्दीली आ जाएगी, उनके बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियली अगर हम देखें तो उसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी। ये लाइन शो क्या कर रही है कि एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट है पॉइंट 4, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस बिकॉज। ये इतने अपने काम में स्पेसिफिक क्यों हैं, क्योंकि जो इनकी एक्टिव साइट्स होती हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को ही फिट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है उनकी स्पेसिफिसिटी का कि इनकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो बड़ी स्पेसिफिक हैं। अगर वो स्पेसिफिक होंगी तो ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ये जो है वो उसको बाइंड कर देंगी, और बाइंड जब करेंगी तो उसको क्या कर देंगी, रिएक्शन को कैटालाइज करवाएंगी। पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हम देखेंगे कि इस चैप्टर को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से तैयार करने हैं या जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही हम इनमें से करेंगे। तो यानी कि ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। तो एमसीक्यूज नंबर 5 है प्रोस्टैटिक ग्रुप्स आर। ठीक है, प्रोस्टैटिक ग्रुप्स कौन से हैं, ऐसे को फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं, यानी कि एंजाइम्स के साथ जो इनका लिंक होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं एंजाइम्स के साथ। ठीक है, जबकि को एंजाइम जो होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं एंजाइम्स के साथ। ठीक है,
जब ये टाइटली बाउंड होते हैं तो ये रिलीज्ड भी नहीं होते। ये इनमें हीम जो है ग्रुप्स हीमैटिन, ठीक है, ये आते हैं इनकी एग्जांपल में। नेक्स्ट है नंबर 6, हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एंजाइम की एक्टिविटी में क्या असर पड़ता है। इंक्रीजेज एक्टिविटी टू ए पॉइंट, तो जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो एक पॉइंट तक ही बढ़ती है और उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट है नंबर 7, हाउ डज द कंपेटिटिव इनहिबिटर अफेक्ट एंजाइम एक्शन। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के एक्शन को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये जो कंपेटिटिव होता है ये जाके एक्टिव साइट्स पे बाइंड हो जाता है, ठीक है, ये डायरेक्ट ही एक्टिव साइट को इन्वेट कर लेता है कि मैंने भाई यहीं पे है इस एक्टिव जगह पे बैठना है, खूबसूरत जगह पे, और मैंने कहीं पे जाके अटैच नहीं होना। तो क्या करेगा, ये अटैच हो जाता है, ब्लॉक्स कर देता है एक्टिव साइट को और कहता है सबस्ट्रेट को कि भागो यहाँ से, यहाँ पे अब मैं मौजूद हूँ। तो इस तरह से ये जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं और एज अ इनहिबिटर कंपेटिटिव इनहिबिटर होते हैं, यानी कि इनका जो है एक्टिव साइट्स पे बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन चलता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 8, नंबर 8, एन एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट द पीएच ऑफ 7 पीएच जो होती है ना वो एक न्यूट्रल होती है, ना ही एसिडिक होती है ना ही ज़्यादा अल्कलाइन इन नेचर होती है। तो इट इज़ प्लेस्ड इन एसिडिक सोल्यूशन, एक एंजाइम है 7 पे अच्छा परफॉर्म करता है, उसका ऑप्टिमम जो पीएच है वो 7 है, जबकि उसको एसिडिक सोल्यूशन में रख दिया गया है विद द पीएच ऑफ 4, और जब लो पीएच होगी 4 है तो मतलब एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक मीडियम है। अब हाउ विल दिस अफेक्ट द एंजाइम, एंजाइम को इस तरह से ये कैसे इफेक्ट करेगा। तो एंजाइम को कैसे इफेक्ट कर रहा है ये हम देखते हैं। हाँ जी, एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड रिड्यूसिंग द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है, तो ये एक्टिव साइट को मॉडिफाई हो जाती है अगर तो पीएच ज़रा से भी तब्दीली आती है तो उसकी जो एक्टिव साइट है वो सबसे पहले मॉडिफाई होगी। मॉडिफिकेशन यहाँ पे तब्दीली कैसे आ रही है, चेंज, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज, चेंज कैसे आएगा, आयनाइजेशन, एक्टिव साइट के आयनाइजेशन में चेंज आ जाएगा। जब आयनाइजेशन में चेंज आता है तो वहाँ पे फिर सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं होता, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग को ये रिड्यूस कर देगा इस तरह से, उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन का रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम एक्टिव साइट्स कहाँ पे प्रेजेंट है एंजाइम्स में, तो एंजाइम की एक्टिविटी जब लो होगी एक्टिव साइट्स ही, जब वो मॉडिफाइड हो गई हैं तो सबस्ट्रेट तो बाइंड ही नहीं हो सकता, और एंजाइम तो बहुत ही स्पेसिफिक हैं सबस्ट्रेट की नेचर के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। हमने इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिव साइट्स उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, और वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होते, यानी कि सबस्ट्रेट जब आता है तो वो थोड़ी बहुत अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि एक्टिव साइट ज़रा सी मॉडिफाई हो जाए सबस्ट्रेट के मुताबिक और बस सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाए। तो ट्रू क्या है, सबस्ट्रेट चेंजेस शेप टू द बाइंड टू एक्टिव साइट्स, तो सबस्ट्रेट चेंज करता है नहीं, एंजाइम एक्टिव साइट चेंजेस शेप टू बाइंड द सबस्ट्रेट। तो ऑप्शन ए सही है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ा बहुत चेंज होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट के मुताबिक थोड़ा सा चेंज लाए और वहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाए। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, बाकी जो है वो रॉन्ग है। नंबर 10 पे व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़ के लिए क्या सही है। तो सही क्या है, ट्रू क्या है यहाँ पे कि पेप्सिन वर्क्स एट द लो पीएच एंड ट्रिप्सिन वर्क्स एट द हाई पीएच। तो ये बात सही है, दोनों जो है हाई पीएच पे काम नहीं करते, ये भी रॉन्ग है। बोथ वर्क एट द लो पीएच, ये भी रॉन्ग है। पेप्सिन वर्क्स एट हाई पीएच वाइल ट्रिप्सिन वर्क्स एट द लो पीएच, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हाई पीएच जो है वो क्या होगी, हाई पीएच का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन इन नेचर हो गया, लो पीएच का मतलब है बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया है। पेप्सिन जो है हमेशा लो पीएच में ही काम करेगा। हाँ जी, राइट, शॉर्ट आंसर्स हमने छोटे आंसर्स देने हैं, छोटे जवाब लिखने हैं। पहला हमारे पास डिफाइन मेटाबॉलिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हमने डिफाइन करना है और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान फ़र्क करना है। पहले तो इसका आंसर 109 पे है, पेज नंबर पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार हर रिपीट हुआ है, तो पेज नंबर 109 पे आ जाएं। हाँ जी, पेज नंबर 109 मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस डेट अकर विदन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। यहाँ तक इसका आंसर पहले लिखेंगे, ठीक है, ये एक डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म की हेडिंग के साथ मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। अब उसने हमसे पूछा डिफ्रेंशिएट करना है कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में, लेकिन और तरह से भी सवाल आए हुए हैं, यही जो है क्वेश्चन और तरह से पूछा गया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। पहला ये कि दो जो है वेज बताएं, मेटाबॉलिक पाथवेज, टू वेज भी पूछे जा सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म के 2 वेज बताएं या मेटाबॉलिक पाथवेज बताएं। तो एक ही बात होगी, क्या आ जाए अगर सवाल आ जाए हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिक
पाथवेज। ऐसे पूछ लिया जाए कि ये वाला बताएं तो भी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म हमने बताना है। अगर हमसे पूछा जाए दो सबसेट्स बताएं इसके मेटाबॉलिज्म के, तो भी हम कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म ही इसमें लिखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए टू वेज ऑफ मेटाबोलिज्म, टू वेज बताएं, टू वेज ऑफ मेटाबोलिज्म, तो भी हमने लिखना है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। अब हमसे पूछा गया है कि डिफरेंशिएट करें, इनके दरमियान फ़र्क करें। हाँ जी, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन का बाकी पार्ट में पूछा गया है कि डिफरेंशिएट करें। जब भी डिफरेंशिएशन की बात होगी तो बिल्कुल आपने इस तरह प्रेजेंट करना है, दरमियान में लाइन लगानी, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म, ठीक है। एक को इधर रखना है, दूसरे को इधर रखना है और डिफरेंस करना है। पहला डिफरेंस ये है कि इसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है इसको कन्वर्ट करना है, कैटाबोलिज्म होगा। जिस प्रोसेस में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़े जा रहे हैं वो कैटाबोलिज्म है। जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बिल्ड अप हो रहे हैं, और वो कहाँ से हो रहे हैं, सिंपलर वन से, यानी कि सिंपलर वन से क्या हो रहा है कि बड़े मॉलिक्यूल्स, कम्प्लेक्स किस्म के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो क्या होगा, एनाबोलिज्म। ये दोनों कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, ये मेटाबॉलिक वेज हैं, और ये दो सबसेट हैं मेटाबॉलिज्म के। कैटाबोलिज्म में एनर्जी जो है रिलीज होती है जब छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते, साथ में एनर्जी भी बाय प्रोडक्ट बनती है, जबकि एनाबोलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है ताकि एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकें, ठीक है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैटाबोलिज्म की एग्जांपल है। जबकि एनाबोलिज्म की जो है एग्जांपल वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि लाइट, फोटो मीन लाइट का यूज़ करके फूड यानी ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज की सिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म डिमांड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। तो कौन सी किस्म का मेटाबॉलिज्म है जिसमें एनर्जी की इनपुट जो है वो डिमांड होती है, तो वो हमारे पास एनाबोलिज्म है। तो पेज नंबर 110 पे आ जाएं, 110 पे। हाँ जी, एनाबोलिज्म में जो है एनर्जी जो है क्या होती है, कंज्यूम होती है, एनर्जी की डिमांड होती है। इनपुट एनर्जी हो देंगे यानी कि एनर्जी देंगे यानी कि वो क्या होगा, इनपुट होगा। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो दोनों में फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है, हम एनर्जी दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है जो कि सनलाइट से आ रही है, सूरज की रोशनी, ठीक है, वो क्या है, एनर्जी है ही, वो लाइट एनर्जी है। अब जब प्रोटीन सिंथेसाइज करवानी होगी तब भी जो है एनर्जी कंज्यूम होती है ताकि प्रोटीन का एक बड़ा स्ट्रक्चर बन सके अमाइनो एसिड से। तो ये एनर्जी कंज्यूमर्स या एनर्जी इनपुट जिनको चाहिए होती है वो कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, एनाबोलिज्म। तो इसकी एग्जांपल हम क्या देंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द अमीनो एसिड्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। एक तो हमने सिर्फ जस्ट लिखना है एनाबोलिज्म, दूसरा हमने यहाँ से यहाँ तक जब लिखना है तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाना है। जस्ट पहले लिखेंगे एनाबोलिज्म, उसके बाद हम ये वाली लाइन लिख देंगे, इसके ऊपर देंगे हेडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ए एंजाइम। एंजाइम को हमने डिफाइन करना है और साथ में हमने बताना है इसका मेटाबॉलिज्म में रोल बताना है। हाँ जी, एंजाइम की डेफिनेशन क्या है, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। प्रोसेस में इस्तेमाल हुए बगैर जो जानदारों में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड करवाने वाले बायो कैटालिस्ट या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो हैं वो एंजाइम्स हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन हैं और हाईली स्पेसिफिक हैं ये, तो यहाँ तक भी आप बता सकते हैं और यहाँ तक भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहले तो ये होगा, एंजाइम लिखेंगे, एंजाइम के बाद डेफिनेशन लिखेंगे। मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है इसका, ये मेटाबॉलिज्म अगर ना हो एंजाइम्स के अंडर कंट्रोल तो मैकेनिज्म ये जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लोज डाउन हो जाएगा, इतना स्लोज डाउन के बहुत सारे साल उसको लग जाए। तो जो एक एंजाइम के थ्रू रिएक्शन होता है वो मिलियंस ऑफ फास्टर होता है देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो साथ में हम यहाँ से यहाँ तक मेटाबॉलिज्म में इसकी जो है इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो पहले यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बाद में इसकी इंपॉर्टेंस आती है, क्या आएगी, इंपॉर्टेंस। तो इस वजह से मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर होता है क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं ये मेटाबॉलिज्म के जो होते हैं, और ये डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मेटाबॉलिज्म जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस इन द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो पेज नंबर 111 पे आ जाएं। हाँ जी,
हमने सबसे पहले लिखना है यहाँ से द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम अलाउज देम टू फॉर्म एक्टिव साइट्स दैट कैन बाइंड स्पेसिफिकली टू द सबस्ट्रेट्स। यहाँ से लेके हम आगे स्पेसिफिसिटी भी लिखेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्या लिखेंगे? द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, अलाउज देम टू फॉर्म एक्टिव साइट्स दैट कैन बाइंड स्पेसिफिकली टू सबस्ट्रेट्स। यहाँ से लेके यहाँ तक और स्पेसिफिसिटी भी बताएंगे कि एक्टिव साइट्स ही हैं जहाँ पे जाके स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट्स अटैच होंगे। जब वो बाइंड करेंगे तो इस वजह से एंजाइम जो है वो बड़े ही स्पेसिफिक हैं एक्टिव साइट्स की वजह से, और इसकी सबस्ट्रेट की नेचर की वजह से भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं। साथ में अगर एग्जाम्पल देनी है तो वो भी आप एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। एक हम एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर का जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें एक पेयर बनाएंगे अमाइलेज प्लस स्टार्च, ठीक है। तो अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा एंजाइम है, ये देखिए अमाइलेज है। तो इसके लिए इस पे आके जो अटैच होना है ना वो स्टार्च नहीं अटैच होना है, आके स्टार्च ही अटैच हो सकता है। जब ये दोनों पेयर बनाते हैं, जब ये दोनों पेयर बनाते हैं, स्टार्च एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है और जो अमाइलेज है वो एक एंजाइम है। तो ये दोनों एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ES कम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। तो पेज नंबर 114 पे इसका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक हद तक तो एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। ये देखिए एक हद तक तो इसने बढ़ा दिया, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अगर आप बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एक्टिविटी पे कोई असर, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा, वो स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट लाइन हमें शो करेगा, ये कांस्टेंट होगा मतलब सेम रहेगा, इस वजह से ये हमें एक सीधी लाइन शो कर रहा है ग्राफिकली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम दैट ऑपरेट ऑप्टिमली एट स्पेसिफिक pH। तो पेज नंबर 114 पे ही इसका आंसर है। हमने 2 मिसालें देनी है एंजाइम्स की जो कि ऑप्टिमम pH पे, स्पेसिफिक ऑप्टिमम pH पे ही जो है ऑपरेट होती हैं या परफॉर्म करती हैं। तो पेज नंबर 114 पे आ जाएं। हाँ जी, पहले हमारे पास पेप्सिन, ये जो है ये स्टमक में वर्क करता है, ठीक है, फूड डाइजेशन में। ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो इसकी जो pH होती है, ऑप्टिमम pH लेवल वैल्यू जो होती है वो 1.5 से 2.0 होती है। जबकि ट्रिप्सिन जो है वो हाई pH पे काम करता है। जब हाई pH होगी तो मीडियम क्या होगा? अल्कलाइन होगा, ठीक है। अल्कलाइन होता है ज़रा बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन होता है जो कि अल्कलाइन मीडियम वहाँ पे होता है और pH 7 to 8 होती है। तो ये 7 से अबव जो pH होती है वो वैल्यू हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से यहाँ तक का आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है विच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स इनहिबिट द एंजाइम विदाउट अटैचिंग टू द एक्टिव साइट्स। जो एक्टिव साइट्स पे जाके लगते हैं, एक्टिव साइट्स के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं, वो कंपेटिटिव होंगे। जो नॉन कंपेटिटिव होंगे वो एक्टिव साइट्स की बजाय जाके एंजाइम की दूसरी साइट्स पे लगेंगे और उसको एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। जब वो दूसरी साइट्स पे जाके लगेंगे तो इससे एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत अल्टर हो जाएगा। तो आंसर इसका है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। हमने डिफरेंस बताना है, बिल्कुल जैसे हमने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस बताया था, इसी तरह हमने ऐसे ही दरमियान में लाइन लगा के इनका डिफरेंस करना है। साथ में यहाँ पे आप इनहिबिटर्स भी लिखेंगे। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स का जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ ज़रा सी सिमिलैरिटी रखते हैं, ज़रा सेम होते हैं। फिर उनके दरमियान कंपटीशन होता है और वो एक्टिव साइट के लिए क्या करते हैं या बाइंडिंग साइट के लिए कम्पीट करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। नॉन कंपेटिटिव जो होते हैं इनमें कोई सिमिलरिटी पाई नहीं जाती, कोई सेम नहीं होते, सबस्ट्रेट की तरह के नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट जाके साइट्स पे लगते हैं। एक्टिव साइट के लिए ये बाइंडिंग साइट के लिए क्या करते हैं, ये क्या AS क्या लिखा है, एक्टिव साइट्स के लिए कम्पीट नहीं करते, बल्कि ये दूसरी एंजाइम की दूसरी जगहों पर जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, उसकी ये वाली एक्टिव साइट है, तो इसके लिए इन्होंने कम्पीट नहीं करना है, इन्होंने जाके यहाँ पे कहीं पे जाके अटैच हो जाना है और एंजाइम को इनहिबिट कर देना है। तो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं वो वाले ड्रग्स जो कि कैंसर थेरेपी में यूज़ होते हैं, वो तमाम जो हैं वो नॉन कंपेटिटिव होते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, लास्ट जो है पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं।
हाँ जी, अब हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 2024 में क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के दरमियान में आपने फ़र्क करना है। एक्टिवेटर्स जो होते हैं आप इसमें कोफैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोफैक्टर्स। जितने भी हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेटालाइंस, ये सब कोफैक्टर्स हैं। तो एक्टिवेटर्स की जगह आप कोफैक्टर्स लिखेंगे, मतलब कि आंसर में आप एक्टिवेटर ही एडिंग देंगे, लेकिन आंसर में आप कोफैक्टर्स लिखेंगे। इनहिबिटर्स आपने पढ़ा है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं या इंटरफेयर करते हैं, वो। अब इनको इसी तरह दरमियान में लाइन लगा के आपने बता देना, इनहिबिटर की डेफिनेशन लिख देनी है, उसकी एग्जांपल बता दें या टाइप्स बता दें। दूसरी तरफ आपने कोफैक्टर्स बता देना है, उसकी टाइप्स बता दें, या फिर आप उसकी एग्जांपल दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन से हैं? एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, ये है मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है। उसके बाद इसमें मेटाबॉलिक पाथवेज में आपने इन दोनों की जो है डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एग्जांपल शॉर्ट जैसे मैंने बताई, इसकी जो है फोटोसिंथेसिस, इसकी रेस्पिरेशन है। इसी तरह प्रोस्टेटिक ग्रुप है, इसकी भी आपने डेफिनेशन बता देनी है कि ये जो टाइटली बाइंड होते हैं एंजाइम्स के साथ और उनको फिर रिलीज भी नहीं होते ड्यूरिंग द रिएक्शन, और इसकी एग्जाम्पल में आपने हेमाटिन ग्रुप की एग्जाम्पल बता देनी है। नेक्स्ट 2024 के सेकंड ग्रुप में जो क्वेश्चन आए थे वो लॉक एंड की मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिफाइन द कोफैक्टर्स में जितने भी और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और प्रोस्टेटिक है, कोएंजाइम है, ये सब आपने इसमें बता देना है। 2023 के जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सबको डिफाइन करना है विद एग्जांपल। ठीक है। फिर ही 2 नंबर मिलेंगे। एग्जांपल के बगैर 1 नंबर और एग्जांपल लिखेंगे तो 2 नंबर। एग्जांपल नहीं है तो आप टाइप्स बता दें कि इसकी 2 टाइप्स है, आगे मजीद उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टाइप्स बताने पर ही आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। हाँ जी, प्रोस्टेटिक ग्रुप को आपने डिफाइन करना है। ये जो है टाइटली बाइंड होते हैं, रिलीज नहीं होते रिएक्शन के दौरान, और इसकी एग्जांपल में हेमाटिन है। ठीक है। सिर्फ ये 2 से 3 जो आप पॉइंट्स बताएंगे इसमें डेफिनेशन में। हाँ जी, दूसरा सवाल आया है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है। और साथ में इसके एग्जांपल में आपने बता देना है कि ह्यूमन एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उस पर बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, और या उनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हाई होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ एमाइलेज एंड लाइपेज। अब अमाइलेज का फंक्शन बताना है और लाइपेज का फंक्शन। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, जबकि लाइपेज जो है वो लिपिड्स को जो है क्या करता है? लिपिड्स की ब्रेक डाउन में के रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। तो बस इतना सा आपने बता देना है कि स्टार्च की ब्रेक डाउन को कैटालाइज करवाने के लिए अमाइलेज आता है एंजाइम, जबकि लिपिड्स की ब्रेक डाउन के लिए कौन सा एंजाइम आता है? लाइपेज एंजाइम आता है। फिर दूसरे ग्रुप में इसका जो क्वेश्चन आए हुए थे वो आपने मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सेकंड ग्रुप में क्वेश्चन आया था मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करें। तो मेटाबॉलिज्म में आपने बता देना है सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, और साथ में आपने बता देना कि इसकी आगे 2 सबसेट्स हैं, 2 मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आगे मजीद उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उनके नेम बता सकते हैं और आपके पूरे 2 नंबर। नंबर 2 पे है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो हैं बड़े ही स्पेसिफिक हैं, जो है इनका जो सबस्ट्रेट की नेचर के लिए बड़े स्पेसिफिक हैं। साथ में अमाइलेज की जो एग्जांपल आपने बता देनी है कि अमाइलेज जो है जस्ट स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए ही परफॉर्म करेगा, उसी को ही कैटालाइज करवाएगा। तीसरा सवाल है यूज़ ऑफ एंजाइम इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम का इस्तेमाल बताइए। किसी का भी यूज़ पूछ सकता है, सारे यूजेस आपने याद रखने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में ये है यूजेस ऑफ एंजाइम, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, को एंजाइम्स, को फैक्टर, प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, ये सब जो पूछे गए सवाल जो है ना वो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के टॉपिक में से बने हुए हैं। फूड इंडस्ट्री में एंजाइम का यूज़ क्या है? चीज़ को बनाने में, ब्रेड, और इसके बाद क्या है बांस एंड रोल्स की प्रोडक्शन में जो है एंजाइम यूज़ किए जा रहे हैं। ये फूड इंडस्ट्री में इसका जो है यूज़ है। हाँ जी, 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे वो थे ऑप्टिमम टेम्परेचर। एग्जांपल भी बतानी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे एंजाइम बेहतरीन वर्क करता है या रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसमें ह्यूमन की एग्जाम्पल दे देनी है कि ह्यूमन जो है वो बेस्ट, ह्यूमन एंजाइम जो है वो 37 पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ह्यूमन एंजाइम्स। ये हमने एग्जांपल बतानी है इसकी। दूसरा है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें इसमें इसका स्ट्रक्चर बता दें कि इनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से है कि एक्टिव साइट्स बन रही हैं और वो वहाँ पे स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट्स आके बाइंड करते हैं। दूसरा इसका बता दें कि इसकी नेचर किस तरह की है। ये नेचर में प्रोटीन है। ठीक है। तो 2 ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी भी इसमें आ सकता है और को फैक्टर्स वगैरह भी इसमें में लिख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन यही है कि पहली 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो बुक में दी गई उनमें से कोई 2 कर लें। हाँ जी, अगला सवाल है सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन हो जाती है तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो एक हद तक तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा। एक्टिविटी जो है वो हाई नहीं होगी एंजाइम की। तो क्या होगा? एक हमें स्ट्रेट लाइन शो करेगा ग्राफ कि यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जो एक्टिविटी है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, सेम है।
उसके बाद हमने इंड्यूस फिट मॉडल मोर एक्सेप्टेबल देन द लॉक एंड की मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल क्यों एक्सेप्टेबल है लॉक एंड की मॉडल से ज़्यादा, क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि अगर ऐसे होता कि लॉक एंड की मॉडल के बेस पे ही जो है एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एंजाइम एक्शन परफॉर्म हो रहा होता, तो बहुत सारे रिएक्शंस तो होते ही ना, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस तो परफॉर्म ही ना होते। तो इंड्यूस फिट मॉडल जो है बेहतरीन है ये। मतलब कि सबस्ट्रेट जो है वो उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। इसके अलावा जो एक्टिव साइट्स हैं उनमें भी मॉडिफिकेशन आ सकती है, क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं और ये आयनाइज्ड होती हैं। आयनाइज्ड का मतलब ये है कि इनमें जो है ये चार्ज होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है इनके स्ट्रक्चर में। एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी है और ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो डेट्स वाई ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर के में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ठीक है। अगर पेपर स्कीम के मुताबिक आएगा तो वो आपसे शेयर कर दी जाएगी पेपर स्कीम, ठीक है। अगर पेपर स्कीम में अगर इंक्लूड हुआ कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो वो आपसे साथ शेयर कर दिया जाएगा। अदरवाइज पास्ट पेपर्स में कोई लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में से नहीं बना। आप इस चैप्टर को अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर करें, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।